सॉलिड स्टेट, आज जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर इस चैप्टर को मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है कुछ हम कवर भी करेंगे अभी, और फिर इसमें पूरे कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, पूरे लेक्चर वाइज मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। आज सॉलिड स्टेट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, ये सारे पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होता है? एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है जिसमें हम पार्टिकुलर सॉलिड की ही बात करेंगे, केवल सॉलिड। मतलब सॉलिड स्टेट जो होता है, मतलब पदार्थ का मतलब जो मेटल्स होते हैं उनके 3 फॉर्म होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसमें हम सॉलिड का मेनली बात करेंगे। गैस और लिक्विड का क्लास 11 में बात हो चुकी है। इसमें अगर आप नए हैं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा इस चैप्टर के नीचे, तो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को जिसमें मैं पढ़ाया हूँ गैसेस, स्टेट्स और लिक्विड। तो ये जो मेटल्स होते हैं, दो पदार्थ होते हैं, जो सबस्टेंस है, इसका 3 फॉर्म कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या कौन से फोर्स काम करता है जिसकी वजह से सॉलिड और लिक्विड और गैस डिफरेंट मतलब शेप, साइज और वॉल्यूम में पाया जाता है। इन सबों के पीछे एक फोर्स काम करता है, इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसके वजह से इनके शेप वेरी करता है। जिसके अंदर ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिस एटम के पास, जिस मॉलिक्यूल के पास ये फोर्स अगर स्ट्रांग है, वो सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा वो स्ट्रांग फोर्स होता है, देन लिक्विड में, देन गैस में। मतलब सबसे कम ए फोर्स लगता है गैस के अंदर। तो इसमें होता क्या है, कैसे मतलब ये काम करता है? 2 एटम को एक दूसरे को कंबाइन करने के फोर्स को इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स मतलब लगता है, जिसका नाम इंटर एटॉमिक फोर्स दिया जाता है। तो ये कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली हम बात कर लेते हैं सॉलिड की और गैस और लिक्विड में मतलब क्यों डिफरेंट फॉर्म होता है। तो जो गैस होता है ना, गैस का जो ये फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है, लगता है, वो बहुत मतलब कम लगता है, बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, वो बॉन्डेड नहीं होते हैं, वो बंधे नहीं होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड और सॉलिड, तो लिक्विड में जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो थोड़ा पास होता है, वो नज़दीक होता है, और इसको बांधने में, मतलब लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल को, 2 एटम को बांधने में वो कामयाब रहता है, वो उसको बांध के रखता है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड में ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका एटम एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप, जैसे कि गैस का ना तो शेप डिफाइंड होता है, ना उसका वॉल्यूम डिफाइन होता है। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड का शेप डिफाइन नहीं होता है, जिस जहाँ भी अगर लिक्विड के रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम डिफाइंड होता है। जो गैस होता है, गैस में ना तो वॉल्यूम ना उसके शेप, कुछ भी उसका डिफाइन नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट इसका मास, वॉल्यूम, सारे चीज़ डिफाइंड होता है। मतलब सारे चीज़ को, इसका मतलब हर एक चीज़ सॉलिड स्टेट का होता है। जैसे इसका वॉल्यूम भी डिफाइन होता है, इसका शेप भी डिफाइन होता है। लेकिन इन गैस और लिक्विड स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। गैस को आप जिस बात में रखेंगे उसका वो वॉल्यूम पकड़ लेगा, उसका वॉल्यूम को कवर कर लेगा, उसका कोई शेप नहीं होता है। लेकिन लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम निश्चित होता है, डिफाइंड होता है। लेकिन जो सॉलिड स्टेट होता है उसका सारी चीज़ें डिफाइंड होता है। तो सॉलिड स्टेट, जैसे सॉलिड हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे नॉर्मल काम में यूज होते हैं,
जैसे ईंट, पत्थर, ये सारी चीज़ें सॉलिड के अंदर आते हैं। लिक्विड तो आप जानते हैं, गैस तो आप जानते ही हैं। तो अब इसमें हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट जो सॉलिड होता है वो सॉलिड कितने टाइप का होता है, सॉलिड को किन किन कैटेगरी में बांटा गया है। ये 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, एक एमरफस सॉलिड होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों मतलब सॉलिड के 2 पार्ट क्यों बनाया गया है? एमरफस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें एटम का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज के लिए होता है, लेकिन इनके मतलब इसमें शॉर्ट रेंज तक ही एटम डिवाइड मतलब वो होता है, अरेंज होता है। लेकिन जो सॉलिड क्रिस्टल होता है, मतलब क्रिस्टल सॉलिड, उसमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज का होता है। और बहुत सारे जो एग्जांपल हैं सॉलिड स्टेट का, जैसे एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये पढ़ना है। दूसरा फिर इसके जैसे कि अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम पढ़ेंगे, इसका टाइप पढ़ेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ेंगे, फिर आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, फिर मेटालिक सॉलिड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड पढ़ेंगे। तो अभी मॉलिक्यूलर में होता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, 4 टाइप का मेनली होता है, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसमें इसके जो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं, इनके यूनिट सेल जिसे बोलते हैं, यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ेंगे, कितने वॉल्यूम में कितने एटम उसमें अवेलेबल हैं, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसके एफिशिएंसी के बाद जो सॉलिड स्टेट में जो डिमेरिट होता है, जो डेफिशिएंसी की वजह से कुछ क्रिएट होता है, जो कि हमें बहुत सारे बेनिफिट भी होता है और घाटा भी होता है इससे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी मिला के जो इसके फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है, तो यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के मतलब लास्ट लेक्चर में, कि इसके जो मतलब डिफेक्ट, सॉलिड स्टेट की जो डिफेक्ट है इसको पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक में होगा, इसके डिफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसको हम भी डिस्कस करेंगे, जो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, इसको कैसे डिफाइन, ये सब सारी चीज़ें हम इस सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम आज एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ गुण देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, ये एमरफस सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। अब इसका हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज तक होता है, लॉन्ग, मेरा मार्कर थोड़ा रेंज, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता है, शार्प नहीं होता है इसीलिए नॉट शार्प, शार्प। इसका एक प्रॉपर्टी जो पूछा जाता है
एन आइसोट्रोपिक होता है, एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक होता है। एन और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आइसोट्रोपिक, इसमें जो होता है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी, वो मतलब इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है। इसमें जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ होते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये जो होता है इसमें डिफरेंट पॉइंट पे जाने के बाद आपको डिफरेंट मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इसमें किसी भी पॉइंट पे चले जाइएगा तो उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, चाहे कंडक्टिविटी, चाहे रेसिस्टिविटी, सारी चीज़ें सिमिलर आते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड सारी चीज़ें डिफरेंट आता है, इसलिए इसको एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं, लेकिन इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। समझ में आ गया। ये रहा आइसोट्रोपिक, ये रहा एन आइसोट्रोपिक। तो इसमें मेनली ये डिफरेंट होता है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में और नीट में कि कौन एनाइसोट्रोपिक है। क्रिस्टलाइन में हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आइसोट्रोपिक इसमें लगा देते हैं क्रिस्टल में, और एमॉर्फस में एनाइसोट्रोपिक लगा देते हैं, लेकिन ये उल्टा होता है। अब तीसरा होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी में इसका स्मूथ मिलेगा आपको, और इसका आपको रफ मिलेगा। जैसे कि काटने पे तो इसका रफ सरफेस मिलता है, रफ, लेकिन इसका स्मूथ होता है, स्मूथ। जैसे कि किसी मेटल को अगर यहाँ से काट दिया जाए, काटने के बाद तो एक का स्मूथ होता है, इसका रफ होता है, तो इसी के प्रॉपर्टी को कहते हैं स्मूथ और रफ के बेसिस पे बांटते हैं। चलिए आज हम यहीं तक देखते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।